बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में सईद काजी और गुलाम सैद हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी थैंक यू वेरी मच साहब। नाज़रीन, आज जाहिर है कि जो बिलावल साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, उसकी बाज़गश्त आज इंडियन मीडिया में बार बार सुनाई दी। खूब इस्तेमाल किया उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करने के ज़िमन में के हवाले से। उन्होंने बिलावल साहब को बार बार चला, अखबारों की सुर्खियों की जो जीनत बनी उनकी स्टेटमेंट, और जाहिर है ये एक्सपेक्टेड था और मेरे ख्याल में इट वॉज एम्ड एट दैट। मगर हम आज बात करेंगे इस जो टेररिज्म है, इसमें बड़ी बातें हो रही हैं रियासत के हक में या खिलाफ। ये बड़े ये ना कोई भी ये हुब्बुल वतनी, ये हमारे मिडिल क्लास वाले लोगों के और हम गरीबों के शायद मसाइल होते हैं। ये इंटरनेशनल सरमाए का कारोबार करने वाले लोगों का मसला नहीं होता। मगर आज हम आपसे ये एक तारीखी हकीकत जो है उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि बड़ी बरमला है आज के हवाले से। ये मॉडर्न टेररिज्म में जो अमेरिकी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1960 में जॉन फोस्टर डल्स जो है, उनका क्या रोल था, और आज जिसके फ्रूट्स हम भी इधर यहाँ भी देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं। इस पे बात करेंगे। जाली अकाउंट्स में मुराद अली शाह साहब को भी तलब कर लिया गया है। मगर अब सवाल ये है कि बिलावल साहब ने तो अपना आखिरी तुर्प का पत्ता खेल दिया, अब क्या होगा? क्या ये जो कहानी थी वो कहानी तो पहले ही कवालियाँ वहाँ से हो रही थी, अब यहाँ से इन्होंने कवालियाँ शुरू कर दी हैं, तो क्या होगा? क्या खुदा ना खास्ता खाकम बदहान जो है ये रियासत यहाँ नहीं रहेगी, या क्या तब्दीली है? तो ये क्या माइंड सेट था, क्यों बिलावल साहब ने किया, उससे क्या हासिल कुछ अचीव कर पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। प्रैक्टिकल जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पर सियासत नहीं हो रही। कोई नहीं बता रहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में हर साल 25,000 IT ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं और नौकरियाँ हमारे पास 3,000 होती हैं। कोई इस पर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। और जो है और इसके साथ साथ कुछ तकरीबन 650 NGOs पर भी अब हाथ डाला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गैर रस्मी तौर पर पैसे वसूल किए जाते हैं। और ये जो हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था और अभी ब्लैक लिस्ट में से हम नहीं अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आती, यहाँ इंसान बर्बाद हो रहे हैं, हर रोज़ NGO खुल रही है, यहाँ पे इंस्पिरेशनल स्पीकर आ जाते हैं जिन्हें खुद नौकरी नहीं मिलती, वो अपनी नौकरी की तलाश इस तरह कर लेते हैं। इस पर बात करेंगे। इंटरनेट फिर आज हमने आप निजकारी के हवाले से आज पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन का एक वाइट पेपर जो है, हम आपको बताएंगे कि उन असासों की कीमतें क्या थी और इन्होंने किस तरह औने पौने में बेचे। यहाँ आप स्क्रीन पर चला के आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन एक तहरीक मजदूरों के हवाले से है जो मजदूरों की फलाह और उनके हकूक़ के हवाले से काम करती है, और आइंदा निजकारी के ज़मन में क्या होने वाला है यहाँ पे, और असल वारदात क्या हो रही है इस सारे खेल में। लेकिन भारत के इलेक्शन तक खतरा है, ये कहना है इमरान खान साहब का, इस पर भी हम बात करेंगे। और इंटरनेशनली एक बड़ी खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, जो भी उसे समझें आप, खबर ये थी पेरिस ऑफ द रिच के नाम से, कि जो अमीरों का पेरिस है, हर वीकेंड पे उसे पेरिस के गरीब उस पर हमला करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स की दुकानों पर भूख। तो ये मामला है मेरे ख्याल में, ये सब असबाक हमें सीखने चाहिए। अगर पेरिस में ये हो रहा है तो यहाँ भी ये हो सकता है, अगर हमने लोगों की मसाइल को हल ना किया। चौधरी साहब, बिलावल साहब ने जो इतनी बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है और इंडिया ने जो इसको इस्तेमाल किया है, इससे लगता है कि कोई मकसद हल होएगा, कोई पर्चे वापस हो जाएंगे, अकाउंट्स जो हैं उन पे जो केसेस हैं वो JIT अपना मौक़िफ़ बदल लेगी, कि ये इसमें क्या दानिश मुज़मिर थी? नहीं, उनका जो है वो उन्होंने रास्ता चुन लिया ना कि आज के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके हवारी और फैमिली के लोग और जरदारी और उनका इमीडिएट सर्कल, उनकी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई सियासत नहीं रह गई, ना ये इक़्तिदार में रहेंगे। और यहाँ इन्होंने जो मुंह पर कालक मली है अपनी लूट मार से, वो भी लूट मार का पैसा वापस करना पड़ेगा। और कितने देर कौन जेल में रहता है ये तो उसकी किस्मत। ये तो आपकी बात ठीक है ना, मेरे सवाल, उस वजह से मेरे सवाल का जवाब दे आर नाउ आगे जा रहे हैं, वो दुश्मन की बोली बोल रहे हैं, वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं कि किसी तरह झूठ हो जाए और पाकिस्तान और अदारे नाकाम हो जाए, खुदा ना खास्ता, और गलियां हो जाए सुनिया, गलियां हो जाए सुनिया, इतने जरदारी नवाज शरीफ फिरन और चोर चक्के खुली छुट्टी हुए। नहीं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ सादा सा है। हाँ। मसला ये है कि इस तरह का बयान दे के नवाज शरीफ साहब ने के पर्चे वापस हो गए थे, मतलब केसेस वापस हो गए। आप आज से बाद आप जैसे लोगों ने हमें मैसेज किया ना कि जी हम शर्मिंदा है पीपल्स पार्टी का हमायत करके, हम शर्मिंदा है नवाज शरीफ का, इसी तरह आप भी अपनी शर्मसाली का इजहार करें। मैंने किसकी हमायत की है? आप करते रहे हैं। किसकी? पीपल्स पार्टी। मैं जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हमायत करता हूं। पुरानी बात। मैं सोशलिस्ट पीपल्स पार्टी की हमायत करता हूं। ये जो सरमायादारों के कब्जे में चली गई है, ये दे दिया। आप वो इत्तेजाज एहसन बना रहे हैं पीपल्स पार्टी,
वो चेयरमैन होंगे उसकी। उन्होंने उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है मैंने वो ट्वीट ही नहीं की, मैंने टीवी पे खुद सुना है कि वो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कोई जो है लाइन नहीं ले रहे। और मुझे वैसे इंडिया मीडिया ने क्या पाकिस्तान के खिलाफ तूफान उठाया, सुना दें। और शर्म आनी चाहती है हमें कि ये बिलावल साहब को हम उठाए फिरते। ये देखें जी, जरदारी की दुआ कालदम। अच्छा ये काजी साहब एक मिनट, नहीं, आप अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और सीने पर हाथ रख के मुझे ये बताएं कि अगर इनमें रत्ती बराबर भी नेशनलिज्म पैट्रियटिज्म होती तो अब तक ये माफ़ी ना मांग लेते कौम से कि मैंने गलत किया है, दुश्मन का बयान करके उसको आबाद करके और इंडिया की हमायत करके मैं अपनी हुब्बल वतनी पर शकूक पैदा। लेकिन एक दिन हो गया है, उसके तबलची जो है जो हरकतें कर रहे हैं, इससे लगता है कि देयर इज शर्म भी है और देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। अब आप मैं एक अपील करता हूँ चौधरी साहब और अपने बिहाफ पे मैं ये अपील करता हूँ कि ये जितने पैसे हैं जो अकाउंट्स में हैं इन्हें करार दिया जाए कि ये इनकी प्रोटेक्टेड कस्टडी में थे। ये जितने पैसे निकले हैं ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये भी कर देते। क्या करें इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये इंडिया मीडिया बोलता रहे, पम्पियो वही ज़बान पहले बोल रहा है, अमेरिका एक दिन हमारे हक में बयान देता है, जब हमारी ज़रूरत होती है इधर तशरीफ़ ले आते हैं, हमें तालिबान के साथ बिठाओ एक टेबल पे। बात ये है कि पाकिस्तान इज़ ए रियलिटी, इसमें तो रहना है। हमारा कोई तनाज़ा तो नहीं किसी से, नहीं तनाज़ा। अगर ये कौम से माफ़ी मांग लेते और कहते कि मैंने गलत बात की है, ना हम हिंदुस्तान के जहाज़ों को अंदर घुसने देंगे, ना उनके घुसपैठियों को इधर आने देंगे और चुन के मारेंगे जी, तो हम वापस ले लेते ये बयान, माफ़ी मांगते। नहीं, उनके तबलची और डोरची टेलीविजनों पर जान खा रहे हैं, नहीं जी बिलावल साहब ने ये किया भाई है यार। मेरा और वो इससे पहले आपके वो जो है बतले हुर्रियत कैप्टन सफदर दमाद अव्वल, वो तो उनकी हिमायत दमाद अव्वल, वो तो उन्होंने क्या कहा था वो देख लो। नाओ जी दसो जी काजी साहब। वैसे चौधरी साहब मुझे तो सारा बड़ा फनी लग रहा है, बड़ा फनी लग रहा है। इनसे इनके पैसे पूछो तो ये दो कौमी नज़रिया ख़तरे में हो जाता है। इस्लाम भी ख़तरे में करते रहे हैं ये अक्सर जो है, इनकी जेब की तरफ हाथ लेके जाओ, माल के तो ले आ जाए, वो कहते हो ये तो इस्लाम ख़तरे में हो गया है, जमहूरियत ख़तरे में हो गई है। यहाँ पे कितना दर्द है हमारा इन जिहादी तंजीमों के साथ। मगर एक सवाल जो आज मैं उठा, मुझे ये बताएं, ये जो लियारी के थे गुंडे, ये कौन थे? क्या नाम था उसका, वो जो उज़ैर बलोच दहशतगर्द नहीं था क्या? वो कोई मतलब परहेजगाराना किस्म की दहशतगर्दी करता। हम खिलाफ हैं इसके, हम ये तमाम तंजीमों को ख़त्म होना चाहिए, मगर इसको आप एक बारगेनिंग चिप के तौर पे तो इस्तेमाल ना करें। हमें ये बता दें ये पैसे कहाँ से आए थे। ये एक अलग सवाल है और ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफ हूँ यहाँ पे ये जो जात। और हाँ, मैं ये चौधरी साहब, ये मैंने बात पहले नहीं बताई थी, मैं अर्ज़ करता हूँ। अब ये भी कहें जनाब बिलावल भुट्टो साहब, ये भी कहें कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1960 में जॉन फॉस्टर डलस जिनका नाम था, उन्होंने जो एक डिफेंस पेपर तैयार किया था उसमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को इस्तेमाल किया जाने की फैसला था। जो यहाँ हुआ इस पे तो आप बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो आप पंपियो से मिल के आए हैं, वहाँ सुना है हुसैन हक्कानी साहब से। आई डोंट नो, एक प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि हुसैन हक्कानी साहब जैसी जय्यद शख्सियत जो हालिया मुलाजम CIA जो नया छोड़ा गया वो भी सुनाए। फजल रहमान अब हमला करने लगे हैं इस्लामाबाद पर। अच्छा, चले इंडिया की नक्शे कदम पर चल के ना इनके लिए। हाँ, वो कहता था ना ये तो मुझे ये क्या गुफ्तगू थी चौधरी साहब, कुछ समझाइए। आपको बात कौन सा बैरूनी एजेंडा है, अंदरूनी एजेंडा है, कौन सा बैरूनी एजेंडा है? तो आपका यार, आप फजल रहमान से क्या तवक्को रखते हैं? वो पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ हिरज़ा सलाई कर रहे हैं, वो अदालतों पर हमले कर रहे हैं, वो मिलियन मार्च करवा रहे हैं। पाकिस्तान की तस्दीक करना फ़र्ज समझते हैं। उन्होंने पंजाबी जरा कही ना ठंडा निकल रहा है, जदों अपने जख्म चाट रहे हैं जब तक इनको बुरी तरह शिकस्त हुई है इमरान खान की पार्टी के हाथों, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही। अब कहते हैं मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। वो पहले 23 तुम करवा रहे हो ना, 23 को चढ़ाई हो रही थी। वो क्या हुआ? वो तो आपने क्या उतराई कहते हैं, फिर वो उतराई में बदल गई थी वो। उसके बाद अब क्या कर के रहे हैं आजकल, कोई बयान नहीं आ रहे। नहीं, ये तो बयान इनके मरियम साहबा ने कहा कि उनके वालिद की तबीयत मैं ये कहता हूँ। अच्छा, वो 7 स्टंट पड़े हैं
मियां साहब को 7 स्टेंट कहा जाता है। हो गया, होंगे, जाहिर वो कह रहे हैं तो होंगे उनको। और कई ओपन हार्ट सर्जरी 7 मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, किधर आ गया, 7 मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं उनके, और उसके बाद जो है वो 21 डॉक्टर हैं, और हर वक्त जो है उनकी हमें धड़का भी लगा रहता है, अल्लाह ताला उनको। और कुछ लोग कहते हैं कि वो, आप खुद खबर दे रहे थे कल कि वो खुद ब्रोकन बहुत है नफसियाती तौर पर। मगर मुझे एक बात का एक सवाल मुझे साहब पढ़ लें, ये एक तो इनके लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, और ये लोगों के बच्चों का क्या हो रहा है। आलमी म्यार के मुताबिक का 5 से 6% जो है वो सेहत पर खर्च होना चाहिए। हम 0.5% कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में पिछले 11 साल से 0.5 और 0.8 हो रहा है। सेहत की सहूलियात के हिसाब से पाकिस्तान 195 ममालिक में से 154वें नंबर पर आता है, 150। और पाकिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 88 बच्चे ज़िंदगी की बजाय मौत की दुनिया में चले जाते हैं। ये देखें ज़रा, ये बदतरीन फिक्र है। सालाना 2,16,000 बच्चे पैदाइश के पहले माह ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये है जनाब। डॉक्टर्स की तादाद के हिसाब से पाकिस्तान में 1200 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर है। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 80,000 से ज़ायद जाली, ये कराची में सिर्फ, ये कराची में सिर्फ 80,000, और पंजाब में 2 लाख हैं अताई। और हर 37वें मिनट पर एक खातून नई ज़िंदगी दुनिया की लाने की में कोशिश में जहाँ भाग हो जाती है, इस दुनिया में नहीं रहती। और पाकिस्तान के 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस नामुकम्मल नश्व नुमा के शिकार हैं। मगर ये ना जरदारी साहब का मसला है, ना नवाज शरीफ साहब का मसला है। मुल्क में 4000 अद्वियात बनाने वाले इदारे रजिस्टर्ड हैं, 1 लाख से ज़ायद इदारे अद्वियात बनाकर बेच रहे हैं। इसके साथ खबर मैं ये भी दे दूँ, 15% उनकी कीमतों में इजाफा किया गया था, इन्होंने 100% कर लिया। नहीं, अब आपको पता है, और फिर वही 1200 आदमियों पर एक डॉक्टर है पाकिस्तान। नहीं, मुझे ये बताएं ना, मगर इस पर कभी बयान आया बिलावल साहब का? कभी इस पर बयान आया नवाज शरीफ साहब का? कभी इस पर इनकी सियासत क्या है? इनकी सियासत का इस मुल्क से ताल्लुक क्या रहेगा? नवाज शरीफ पर लगा। और मैं फिर बात करता हूं, आज मुझे फिर 3-4 फोन आए, और इमरान खान साहब, ये अब आपके ऊपर भी सवाल है। ये हमारी बहनें जो माल रोड पर बैठी हुई हैं, कोई इनका पूछने वाला है? चौथा दिन हो गया उनको वहां बैठे हुए। क्या उनकी ये एमपीज की तनख्वाहों में इजाफा रातों रात बुजदार साहब कर रहे हैं, और खुद अपना माल जो है वो कर रहे हैं, और उन औरतों और बहनों, माओ, बेटियां वहां अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्हें 10 दिन का मुआवजा सिर्फ 1900 रुपये मिलता है, और जिनको छुट्टी नहीं मिलती, जो है ये ना करें यार, उनकी कौन करेगा? काजी साहब, यानी वज़ीर आज़म साहब, कौम पूरी उनके नीचे है, साथ है, उनकी दयानतदारी की मोतरफ है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि उस्मान बुज़दार पाकिस्तान में सबसे बड़ा वली अल्लाह है, उस पर मुझे शुबा पड़ जाता है कि क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे आपको सच्ची बात बता दूं, हाँ यार, मैंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ करना है, एक बहुत बड़ी स्टोरी जिससे आप बेहोश हो जाएंगे और कौम सुन के। प्रोग्राम आपको अकेले करना पड़ेगा अगर मैं बेहोश हो गया। नहीं, अब तो करेंगे इकट्ठे ही। अच्छा, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी, आप क्या कुछ किसी पुरानी खबर ले की लें, नई डायमेंशन कल लाहौर के मसाइल के ऊपर बिलाखिर वज़ीर आला हाउस जो है वो ख्वाब खरगोश से जागा हमारी ज़राए के मुताबिक, और बल्दियात के मिनिस्टर राजा बिशारत, वज़ीर ख़जाना हाशम जवां बख्त, वो जो रहीम यार खान के हैं, वज़ीर इंडस्ट्रीज़ असलम इकबाल, हाउसिंग के महमूद रशीद, और मुतल्लिका अफसर, चीफ सेक्रेटरी, IG। ये बात क्या हुई? वो बात वहाँ हो रही थी कि ये इतने कचरा और इतना कुछ काम नहीं हो रहा। लाहौर 1.5-2 करोड़ की आबादी है, और इधर अजाब बना हुआ है जहाँ के मसाइल का है। फिर तो पैसे सारा कचरे का मसला हल कर गए थे मियां शहबाज शरीफ वो साहब। तो उन्हें मसला हल दस्या है ना थानू। हाँ जी। मैं इससे बात कहना कि मतलब बेहोशी हो जाएगी। और बात सुन ले, अराई आप कहते हैं, लेकिन जब कोई अराई काम करता है ना फिर ठीक करता है। अच्छा, मियाँ असलम इकबाल जो डाउन टू अर्थ है, लाहौर से इलेक्ट होता है, और पहले नाज़िम भी रह चुके हैं, और वज़ीर भी दूसरी तीसरी दफ़ा हुए हैं। सुन ले, उन्होंने उस मीटिंग में क्या कहा। उन्होंने कहा, जनाबे वाला, मैं बताता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का क्या मसला है। उन्होंने कहा 2001 लाहौर का सारे साल का कचरा उठाने का, उसको वहाँ जगह पर पहुँचाने का पूरा बजट था 75 करोड़। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता 2009 में 110 करोड़, यानी 1 अरब 10 करोड़।
फिर 2013 में आपके अजीम अवामी रहनुमा जिन्होंने देले की करप्शन नहीं की, 2013 से लेके आज तक क्या हुआ है, हर साल 15 अरब रुपया जो है, एक ओजेड पाकिस्तान, वो तुर्की की है ये, और दूसरी वो जो अलबराक, अलबराक जो है ये भी तुर्की दो, की है। मगर वो और बिरादर इस्लामी मुल्क की क्या फर्क क्या पड़ता उसका मतलब है? बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं है वो। मुल्क है। बिरादर आप इस्लामी- मैं बात करने दे, मैंने आज आपको गुजरात हो नहीं, जाएगा। बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं, तो है सुन ना। ले जरा। अच्छा, माल बना रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? यानी जो काम 1 अरब 10 करोड़ था वो 15 अरब और 17 अरब में गया। तो आज मियाँ असलम इकबाल, उनकी अपनी दियारताना शोहरत पर भी कोई उंगली नहीं उठाता। कई उनके अजीज़ों पर लोग बात करते हैं और कुछ चैनल वालों के उनके ताल्लुकात पर भी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन वो साइड पर। और आफरीन है असलम इकबाल के, उसने कहा जनाब आज भी ये जो है लाहौर का एक किलो भी कचरा नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अरब रुपया लगेगा। अब मुझे बताए, और उसने कहा जब 3 अरब लगेगा तो 12 अरब रुपया बचेगा। 12 अरब से कितने स्कूल? आप नहीं चाहते कि बिरादर इस्लामी मुल्क की कंपनियां यहाँ से माल बनाएं? यार नहीं, वो तो क्या बना गई हैं। अच्छा। ये आपके चोर चक्के 56 अरब खा गए और आफरीन है नैब के, मैं कहना शहजाद सलीम के और चेयरमैन नैब के और प्रोसिक्यूशन वाले असगर हैदर, उन्होंने रेफरेंस तैयार कर लगा 15 दिन में हम पकड़ेंगे। रोज उनका प्रोडक्शन ऑर्डर उस दिन पता लगता था ना। अब मैंने वजीरों के आंखों में आंखें डाल के असलम इकबाल को कल बुलाए और पूछ ले और लो और सुन ले। और ये वजीर आजम साहब रोज बुजदार का पहाड़ा पढ़ते हैं। एक वजीर ने सेक्रेटरी के बताने में इतना लेटर लिख दिया है कि ये यहाँ से लूटमार कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसको इस महकमे की इससे जान छुड़ाए। एक दूसरा वजीर रो रहा है कि सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो है उन्होंने लूट मचाई हुई है, और 1 अरब की गंदम जो है मिलों को उठवा दी है पैसे लिए बगैर। 1 अरब की यानी कभी हुआ है कि सरकारी गोदाम से माल रिलीज़ कर दिया किसी अफसरों ने जी। अब कौन कौन सा रोना रोऊं? एक बंद नहीं करोगे, ये मुल्क जो नीचे की तरफ धंसता जा रहा है, इसका कोई वाली वारस नहीं होगा। गरीब की 2 वक्त रोटी कोई नहीं पूरी होगी, आप जो मर्जी करते हो। ये देखें, शबाब को एक और क्लीन चिट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में करप्शन नहीं हुई। ये अच्छा, उनको मिल गया ना, नैब ने कर लिया। उनको आप तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने नैब ने उसी वक्त इसको किया। मगर सवाल ये है मुझे ये लगता है कि हमारी कैबिनेट में उस दिन हमने उनका जिक्र किया, क्या नाम है, राजा बशारत साहब का बाला सा नाम है, वो क्लीन चिट दे रहे हैं। ये जानबूझ के दे रहे हैं, हैं, वो जानबूझ के दे रहे हैं। चाहते वो कोई इनका बंदा फर्नीचर बनवा रहा है, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई लूटमार इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है। नाम ले इन लोगों का ख्याल है नहीं, आज एक मौका दिया ना क्या अपना कर ले वजाहत जो करनी है। फिर सबके इकट्ठे छठे तमाम नाम, किसने किससे पेमेंट ली है और कौन किस दफ्तर में बैठ के डिक्टेशनें दे रहा है। और भाई खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करे। इमरान खान की दयानतदार क़यादत के ऊपर आप यार, इमरान खान की दयानतदार क़यादत का हम क्या करें अगर नीचे ये हो रहा है जो आप कह रहे हैं? तो अगर नीचे क्लीन चिटें इशू हो रही है तो हम क्या करें? कल बताएंगे। वसीम अकरम प्लस कहने से काम नहीं बनना, हमें रिजल्ट चाहिए। और अगर ये चोर डाकू बाहर नहीं निकलते और अफसर चाहिए आपके ऊपर हमला और रहेगी यानी काबिज रहेगी, तो फिर मेरा वो परसों वाला जो मैंने आपसे बात की थी ना, मैं उस पर कायम हूँ। वो कहते हैं जनाब ये निज़ाम इस तरह से वजह है कि इसमें ये फर्नीचर 2 नंबर, ये खाने पीने के अलावा कोई और काम हो नहीं सकता। ये रवायत इतनी पुख्ता 30 साल से रखी थी इन्होंने कि जनाब यहाँ पे अब ये तस्वर ही ख़त्म हो गया है कि कोई काम किसी का जो है मेरिट पे हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में ये आदतें तो नहीं जाएंगी चौधरी साहब। अभी आपको अब खान साहब अपनी दयानतदारी को नीचे कैसे लेके आते हैं ये देखना है हमने। अच्छा, वक्फे के बाद हमने डिस्कस करना है कि भाई ये वजारत ख़जाना क्या कर रही है पाकिस्तान की, यहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी बंद है और वो क्यों प्रॉपर्टी नहीं खरीदो फरोख्त पर लोगों के अलाउ कर रहे, और पाकिस्तान में क्या बड़ी खबर आने वाली है, खुशखबरी वाली, वो हमने तफसील देनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी काजी साहब। जी नाज़रीन, अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि बहुत से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह हमने कल पाकिस्तान स्टेट लाइफ का जिक्र किया था, बहुत से लोग ख़तरे में हैं और वो कह रहे हैं कि उनके जो भी उनके जो लोग उनको टेक केयर कर रहे हैं वो शायद इसको ट्रिम करके इसकी कीमत कम करके बेचना चाहते हैं। लोग बजाय उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो इमरान खान साहब के आने के बाद कि नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, मगर मैं इससे पहले पाकिस्तान में अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मलाइशिया के 92 साला वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे हैं। हाँ, वो एक सक्सेस स्टोरी है। वो मलाइशिया को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में उनका बड़ा रोल है और वो खान साहब की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी बेगम साहब भी उनकी फ़ैन है क्रिकेट के वक्त से। और वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और सियासी तौर पर बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आए हैं। चलें और 23 मार्च की कुछ करोड़ और काफ़ी हज़ारों में नौकरियां भी वहाँ मिल रही। और इसके अलावा आपको पता है कि कतर में 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां पैदा हुई हैं। ठीक है, चलें, मगर उन्होंने चलें वो उस पर करते हैं, मगर पहले मैं अपनी इस मौजू की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, अभी हम आपको स्क्रीन पे कुछ और बहुत बड़ी खबर सुन ले कि जो समंदर के अंदर गहरे समंदर में ड्रिलिंग कर रही थी ऑक्सॉन मोबिल, उसके बारे में रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर इस जगह इतनी गैस और तेल निकल रहा है कि अगले 100 साल के लिए वो गैस के ज़खायर काफ़ी 100 साल के लिए गैस और अनगिनत वक्त के लिए तेल होगा। और ये इंशाल्लाह अप्रैल के पहले हिस्से इसमें से जो माल बनेगा वो खाएगा कौन? नहीं, कौन खाएगा? ये पहले तो भी तो तेल निकल रहा है ना। पाकिस्तान में ज़राए सुई गैस भी निकली वहां से, हर चीज निकली ना, ये 100 साल के लिए। और ये फराडी और सारे खा जाते हैं, पाकिस्तान एक हर चीज है यहाँ पे और इतने बड़े वसाइल सामने आ जाएंगे। हाँ। जैसे थर और इतने यार बड़े कोयला पेटों था वाले ना, भी सामने आ जाएंगे। कोयला था ना तो 350 मेगावाट शामिल हुआ है कि नहीं वहां से? वो दुनिया के दूसरे तीसरे बड़ा जरिए चौधरी साहब, अभी तो बिजली खुशखबरी ये गैस है हर चीज महंगी कि है। अल्लाह ने पाकिस्तान की सुन ली है। हाँ। और एक बड़ा तेल और गैस का जखीरा अल्लाह पाकिस्तानियों की भी सुने, हम ये कहते हैं पाकिस्तानियों का बड़ा बुरा हाल है। अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ अब क्या किया? आप बताएं। अब देखें, ये देखें, ये इदारे बिके हुए हैं, ये पहले हमारे यहाँ ये तो बेचने, इन्होंने बेचने हैं। इससे पहले जो अलाइड बात करें ना, था, क्या कहना ये चाहते हैं? 97 करोड़ का इन्होंने बेचा, ये 30 अरब का था। यानी ये पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन ने इसका अलाइड बैंक का बताया। मुस्लिम कमर्शियल बैंक 1 अरब 42 करोड़ रुपए का बिका, 160 अरब रुपए उसकी वैल्यू बताई जाती है। UBL बैंक जो है, उन्होंने ये वाइट पेपर जो छपा है 12 अरब 35 ये फिगर 12 अरब 35 करोड़। अच्छा 22 अरब रुपए में बिकने वाला बैंक। इसके बाद PTCL देखे 50 अरब रुपए में, 780 अरब रुपए इसकी वैल्यू थी। अब ये आप हरकतें करते रहे हैं। ये KESC जो है 20 अरब रुपए में बेचा और इनको तो 20 अरब भी नहीं देने पड़े, 250 अरब रुपए का था। पाक सऊदी फर्टिलाइज़र 8 अरब 18 करोड़ में बेची गई। कि अच्छा ये आपने प्राइवेटाइजेशन, चलें इसके हम कॉन्सेप्ट की हुस्न कुबा पे बात नहीं करते, और इस मुल्क के असासों के पैसे तो ठीक लगवा लेते कि तुम जो 30 साल यहाँ हुकूमत करते रहे हो, ये पब्लिक मनी से बने हुए इदारे थे। कोट अदू पावर कंपनी 10 अरब 30 करोड़ रुपए में, इसकी 400 अरब रुपए इसकी मालियत थी। ये एक आलमी तंजीम है पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन। उनकी मैंने वेबसाइट से आज उन्होंने ये वाइट पेपर छापा है। अगर कोई इसके बारे में पैरेलल देना चाहता है तो वो मिलत ट्रैक्टर की देख लें, पीको इंजीनियरिंग देख लें, 20 अरब की थी, 5 करोड़ की बेचती। यह कोई लूट सेल लगी हुई थी पाकिस्तान के असासों की। आज यूं ही $90 बिलियन हमारे ऊपर, $100 बिलियन हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया और कख नहीं हमारे पास कि हमारी ये देखिए ये क्या है। आयल फील्ड बदेन 8 अरब रुपए में बेचा, 180 अरब रुपए का था। ये किसी के बाप का माल था जो खा गए हैं सारे ये लोग। इस मुल्क में किस चीज़ की कमी थी ये मुझे बताएं। ये सारे इदारे प्रॉफिटेबल थे और ये प्रॉफिट पैदा कर रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं थी हमें महातिर मोहम्मद साहब से आज ये पूछने की कि हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा। ये सब यहाँ हुआ था। ये फराडिये खा गए हैं। ये 22 खानदान थे यूब खान के वक्त, अब जो है वो 2200 खानदान हो गए हैं और ये आज फिर इनकी सब इन चीज़ों पर नजरें हैं। तो ये है चौधरी साहब, हमें डर है। ये खरबों रुपए की मालियत के असासे थे। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, मुस्तहकम सीमेंट 3 अरब 20 करोड़ रुपए का पे, सॉरी ये फिगर में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, 13 सॉरी हाँ ये चलें। अच्छा, उसके बाद बुलान टेक्सटाइल मिल्स में 12 करोड़ 80 लाख रुपए में बिकी, 10 अरब रुपए की थी। LPG गैस 36 करोड़ 90 लाख रुपए में बिकी, इसकी मालियत 14 अरब रुपए बयान की गई।
अब आपको किधर से रोजगार मिले चौधरी साहब? ये यहाँ से रियासत पैसे कमा के तरक्की करती है, लोगों के लिए प्रोजेक्ट शुरू करती है, हेल्थ पे 0.5% ही खर्च होना है ना फिर आपका। आपने ये सारा पब्लिक सेक्टर में बना के यूं लूट से लगाई इनको दे दी और कह रहे हैं ये तरक्की है। क्या नॉलेज इकॉनमी? कौन? एहसन इकबाल साहब, ये थी आपकी नॉलेज इकॉनमी? ये आप करते रहे। और यही बात हम आज की गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ये जो वारदात और डकैती पहले हुई है ये अब नहीं होनी चाहिए। आपने ये खबर देखे, सालाना 25,000 IT ग्रेजुएट जो हैं वो निकल रहे हैं और नौकरियां 3,000 मिलती हैं। क्यों? इसलिए कि हुकूमत का काम नौकरियां, अगर ये इदारे हुकूमत के पास होते तो हुकूमत नौकरियां दे रही होती और इनमें से प्रॉफिट भी कमा रही होती। ये है। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं असद उमर साहब। नहीं है, 20-22 हज़ार IT वाले हो रहे बेरोजगार। मैं यही बता रहा हूँ आपको ना चौधरी साहब, और बाकियों का भी पता नहीं अभी तो क्यों हो रहे हैं? मतलब ये मैं क्या हुआ, क्या है, किसका ये क्यों हो रहा है? चौधरी साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब आपने अब ये यहाँ पे जो आपके इदारे प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान स्टेट लाइफ अगर आपको प्रॉफिट दे रही है तो ये किसकी उसकी हरीसाना नज़रें उस पर हैं? ये कौन वारदाती हैं? ये कौन वारदाती हैं जो पाकिस्तान स्टील मिल को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते? ये कौन है जिनका इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है पाकिस्तान स्टील के साथ? क्यों कल जो है सैनिटर्स को कहना पड़ा कि सरकार और ब्यूरोक्रेसी इसको नहीं चलाना चाहती? इसका मतलब है कि सरकार किसी को फायदा पहुंचाना चाहती है। जो पैरेलल इसके खात्मे से पहले इसका लाशा बना के बेचेंगे, फिर इसकी रियल स्टेट बेच के वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाएंगे कब्जे ग्रुप जो स्टील मिल है, और बाकी मजदूर बेचारे जो हैं वो बेरोजगार और खजल होंगे। ये हो रहा है। ये ना करें आप, ये ना करें वज़ीर आज़म के। और ये तो यार अब क्या करें, अब चिंची पे तो वज़ीर आज़म साहब बैठ नहीं सकते। आज उन्होंने क्या कहा है वज़ीर आज़म साहब ने? उन्होंने आज उन्होंने बताया है कि जनाब कितने पैसे इवन वज़ीर आज़म के प्लेन पे वो खर्च करते रहे शहबाज शरीफ साहब, उसके मुकाबले में तो ये तो वो करेंगे, वो घर से नहीं बैठा उन्होंने। बहरहाल ECC वज़ीर आज़म की तहरीक मरम्मत के लिए 40 करोड़ उन्होंने मुख्तस किया है। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर को ऐसा तैयारा चाहिए ना जो महफूज मकामात पर महफूज यानी हिफाजत से लोगों को ले जा सके उनको। इस पर बात नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ नहीं, वक्फे के बाद हम हिंदुस्तान में जो मुसलमानों और गैर दूसरी अक़लियतों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, और समझौता एक्सप्रेस में जो मुसलमानों को ज़िबा किया था उनको छोड़ दिया, और जो यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, लोग कत्ल हो रहे हैं, इन इश्यूज़ को लेके चलना है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काई साहब। और हमारे एक अल्लाह लोग हैं, मतलब पीर साहब मोड़ा शरीफ नहीं है मरी में, उनके खलीफा हैं अली शकील साहब। 3 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में वसी पैमाने पर गैस निकलने वाली है। आज उन्होंने याद कराया कि भाई कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। नहीं उन्होंने मतलब अभी उनका मुझे कहा था ये एक्सान और मोबिल वाले जो हैं ये इनको किसी पीर साहब की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्या मतलब वो पूरी दुनिया में कब्जा किया उन्होंने पूछना, तुझे अपनी गल दसो। अच्छा नाज़रीन, ये 650 के करीब NGOs के खिलाफ जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं? तंग हो रहा है, मुल्क में खाना जंगी करना चाहते हैं। अच्छा फजल रहमान साहब की बात पहले सुनाएं जी। अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है चौधरी साहब, एक मुझे हम जो सियासी फाशी है और मुआशी फाशी है उसके फ़रोग में यदि तूला रखते हैं, हमें करप्शन के तो हम प्रोटेक्टर हैं, हम जो है ठेका लिया है। और दूसरी बात ये है कि और ये बात बाहर अच्छा वो और इनकी ताकत आज देख लो, जमात इस्लामी आज छोड़ गई इनको। और चले जमात इस्लामी साथ भी रहती तो कितनी ताकत में इजाफा हो जाना था इनका। मेरा मतलब है ऐसे क्या बयान दे रहे हैं? पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं यहाँ पे, अब सारा कवानीन आप चौधरी साहब ये कोई बात नहीं है जो ये कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा उससे बड़ी फांसी माशी फांसी है जब आप एक करप्ट लीडर को बचाने के लिए जो है वो इस्लाम का सहारा लेते हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिससर्विस दैट यू डू टू आवर सेक्रेड रिलीजन, हम जो करते हैं। और फिर हम जब सियासी तौर पर बिकते हैं और सियासी तौर पर जो है वो सियासत को अपने माल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका भी बता दें कि अगले जहान में इस पे इनाम मिलेगा या लितर पड़ेंगे और गुर्ज पड़ेंगे। हाँ जी, क्या होगा इसका भी हमें बताएं, क्योंकि इस मुल्क के लोग इस माशी और सियासी फहाशी के सबसे बड़े विक्टिम हैं।
जी चौधरी साहब। नहीं तो विकी लीक से नहीं आया। हाँ, और विकी लीक्स में हम कहते फिरते हैं अमेरिका के साथ तो पहले भी हम काम कर चुके हैं, आपकी मुलाजमत दोबारा करने को हम तैयार हैं, हमें मौका दे, क्या है। हमें उसके बाद यही माइंड सेट है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कल एक इंतहाई नेक और जो एक पाबंद सोम सलात टीचर था उसको एक दीवाने पागल और उसको मैं क्या कहूँ, उस जानवर को, उसको डंगर को उसने उठ के मार दिया। अब सारे जो हैं दे आर ट्राइंग टू मेक, दे विल स्टार्ट ट्राइंग मेकिंग हीरो आउट ऑफ हिम। और इन कसाइयों में से हीरो तलाश करने हैं इस मुल्क के। हमने अपनी यूथ को जो है कसाइयों में तब्दील करना है, और वो कसाई जो अपनी नस्ल को काटता है। आज वो मिशाइल के दो जो हैं उनको सजाए मौत नहीं हुई, बल्कि उनको चले अदालत ने उनको जो है वो उम्र कैद दी है। तो ये डंगरपना बंद किया जाए, इस मुल्क को एक सिविलाइज और समाज में अगर हम बदल सकते हैं तो बदलें, वरना यहाँ से हर शरीफ आदमी भाग जाएगा चौधरी साहब, और ये जंगल का समाज बन के रह जाएगा जो बन गया है। ये जो माशी फाशी फैलाने वाले हैं, जो सियासी फाशी फैलाने वाले हैं। आपके साथ क्या हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। कभी वो 200 घर जला रहे हैं, समझौता में कितने बच्चे वाला को तो सुनना मुश्किल हो जाता है। कोई अंदर बाहर से आपको मार पड़ रही है चौधरी साहब, अंदर से ये मार रहे हैं, मुझे बताएं। अब कौन है जो यहाँ पे इन इलीगल तंजीमों के खिलाफ नहीं है? मगर मैं अपने अब्बा जान के अकाउंट्स केस बचाने के लिए फिर ये बात करूंगा। क्यों अपनी सियासत का मुर्दा, कहाँ गया? सियासत का मुर्दा सियासतदान खराब कर रहे हैं। हाँ जी, सेकुलर भारत वाले कितने गए जी? वो खत्म सेकुलर भारत, केड़ा सेकुलर भारत निकल गया। और हाँ, कल इनका जो वो है, मुझे नाम जो उनके चमचे बनते थे यहाँ विकी लीक्स में, कल वो आई इनका जो इस वक्त वजीर है फाइनेंस का अरुण जेटले जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने अमेरिकन मास्टर्स को, उनके मुलाजम बन के दो में लाते हैं उनके सामने, और कह रहा है कि नहीं ये जो फंडामेंटलिज्म है, ये फंडामेंटलिज्म तो हम जो है एक सियासी स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा मतलब नहीं है इसको ये करने का। पहली बात तो लानत है उस इक़्तिदार पे जो तुम अमेरिका के जूते पॉलिश करके लेते हो, और जो जाके और ये कौन एन पैटरसन के सामने जूते पॉलिश कर रहा था। मैं इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं हूं, मगर वाहिद इमरान खान है जिसके बारे में उसने लिखा था कि इसने आके हमारी खुशामद नहीं की और ना हमारे सामने दो में लाई है। तो औकात हमारी ये है, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। बहरहाल चौधरी साहब नहीं, पर देखा कि इंडिया के इलेक्शन नहीं करवा सका, पहले वो डोंगरी जाता रहा। वो यार इलेक्शन होते ही वैसे ही 2 नंबर इलेक्शन, काम ही 2 नंबर रह गया है। 2 नंबर पैसे इकट्ठे करो, 2 नंबर पैसे से जो है इलेक्शन लड़ो, और जो है वो उधर आटा तकसीम करते हैं, शराब तकसीम करते हैं इंडिया में। यहाँ में इतराब मेरा जो प्रोड्यूसर है, इसके महल्ले में मोटरसाइकिल तकसीम हुए थे, इसने मुझे बताया था जी वो भाई औरतें बेचारी काम करने में असी कल नहीं जी आना, असी कल वोट पाना है। उन्होंने कहा आप बड़ी पोलिटिकल एक्टिव हो गई हैं, उन्होंने कहा सानू मोटरसाइकिल मिलिया ने, और ये है आपके इलेक्शन। अच्छा, इस काम को एक काम जो एक पवित्र साफ काम है अवाम का, अगर सही जमहूरियत जहाँ पे माशी जमहूरियत भी हो, उसको आपने अपने गंदे पैसे से इतना गलीज कर दिया है कि ये गलाजत ही यार तरफ। जी सर, एक इलेक्शन है, जमहूरियत नहीं, वो प्रोड्यूसर सुना गया खुद भी ले लो, जा तू भज जा, तेरा तानू पता है। मुझे नहीं पता ये वाकया बकायदा नहीं, लेकिन ये देखे कि आप 70 में वो जो एक अल्लाह देता था पीपल्स पार्टी के टिकट पर, सिर्फ 137 रुपए लगे थे उसके। नहीं, तो शेख रशीद साहब नहीं, किसी के नहीं लगे थे, किसी के 10 साइकिल पे। आज जिसके पास 10-20 करोड़ नहीं है ना, वो किसी पार्टी की टिकट नहीं ले सकता। चौधरी साहब, सबसे बड़ी और तकलीफ दे यहाँ पे सियासी फाशी है और माशी फाशी है, और इसको दूर होना चाहिए। और सियासत जैसे पाक अमल को साफ़ सुथरा कौन करेगा, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक इस मुल्क के अवाम के अपने निचले तबकात से उनके लीडर पैदा नहीं होते। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।